चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड शैल बी, और चार ऑप्शन: ए फुल्ली एग्जेम्प्ट, बी एग्जेम्प्ट अप टू 9.8, एग्जेम्प्ट अप टू 8.5% पर एनम, फुल्ली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। अब जरा याद कर लीजिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किस तरह से काम करता है। आपने सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में पढ़ा होगा कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरेस्ट के बारे में, और ये इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल है। और एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन करेगा एसपीएफ में तो वो उसको एटीसी का रिडक्शन मिल जाएगा। जब ये पैसा लमसम विड्रॉ होगा तब ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है? ई, यानी कि पहला स्टेज जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अप टू 1,50,000 है तो एग्जेम्प्ट। दूसरा स्टेज इंटरेस्ट मिल रहा है, एग्जेम्प्ट। तीसरा स्टेज जब लमसम विड्रॉ हो रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, जरा बताएंगे आप? इसका आंसर आएगा ए, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है दोस्तों। दूसरा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि इसने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, सेल्फ ऑक्युपाइड है और उसका इंटरेस्ट जा रहा है 2,10,000, तो इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है? 2 लाख है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। तीसरा अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे? 8 साल। जरा देखें, मैंने यहाँ कुछ लिखा भी है सी में। 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 2 ही लॉस होते हैं, स्पेकुलेशन लॉस और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। और 8 साल के लिए 3 लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, बिजनेस लॉस और कैपिटल गेन का लॉस। और एक और लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है, वो अदर लॉसेस है। और दूसरा एक लॉस और है जो लॉटरी इनकम, बेटिंग यानी कि कैजुअल इनकम के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। ये रेस हॉर्सेस कैजुअल इनकम वाला नहीं है, ये लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है। ठीक है दोस्तों। अब आइए, आर ने एक प्रॉपर्टी किराए पे ली है और उसको सबलेट कर रहा है, तो सबलेटिंग वाला जो पैसा है वो किस हेड में जाएगा? तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कारण क्या है? आपने चार्जिंग सेक्शन 22 पढ़ा होगा, और सेक्शन 22 कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपरटेनिंग देयरटू ऑफ विच एसएससी इज द ओनर। यानी कि ओनर अगर उस प्रॉपर्टी को किराए पे देगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर ओनर नहीं है, टेनेंट उसको सबलेट कर रहा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। कहां जाएगा? अदर सोर्सेस। अगर अदर सोर्सेस में जाएगा तो अदर सोर्सेस वाले खर्चे माइनस होंगे। आगे, ए ने कुछ पैसे बोरो किए हैं 5 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। डेट ऑफ बोरोइंग लिखा हुआ है, डेट ऑफ रीपेमेंट लिखा हुआ है नॉट येट पेड, और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इंटरेस्ट का डिडक्शन 16-17 में कितना मिलेगा। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है आपके लिए। देखिए, 5 लाख एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, डेट ऑफ बोरिंग 1 अप्रैल 2012, डेट ऑफ रीपेमेंट नॉट येट पेड, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और परचेज 15 मार्च 2016 है। यानी कि 15 मार्च 2016 कौन सा ईयर हो गया? 15-16। मैंने आपको करने का क्या तरीका बताया था? मैंने कहा था आप इसको डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन या परचेज भूल जाओ, इसको भूल जाओ एक बार। आप सिर्फ मैथमेटिक्स अप्लाई करो, जब वो बोरो किया और जब तक रीपेमेंट नहीं करा हर साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो 12% ऑफ 5 लाख कितना होता है? 60,000। तो 12-13 60,000, 13-14 60,000, 14-15 15-16 16-17, ऐसा करके हर ईयर में हमने कितना लिख लिया? उसको 60,000 इंटरेस्ट अक्रू करेगा ही करेगा। अब फिर इसको अप्लाई करो, ये 15-16 जिस प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी बन के तैयार हुई है वहां से पोस्ट शुरू हो जाएगा, तो 15-16 से पोस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये हमने एक लाइन बना दी, ये पोस्ट हो गया। ये 60-60-60 इसका डिडक्शन मिला ही नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर्टी था ही नहीं। तो ये टोटल 1,80,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, इसको हमने डिवाइड करके 36,000 लिख दिया सब जगह। तो ये टोटल कितना आ गया 16-17 का? 96,000। तो हमारा आंसर क्या होगा? 96,000। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो बी आएगा, 96,000। ठीक है दोस्तों। इसके बाद डॉक्टर सेन है सर्जिकल इक्विपमेंट, और उसका 1 अप्रैल 2016 को कोई वैल्यू दी हुई है 4,10,000। इसके बाद वो और एक प्रॉपर्टी सर्जिकल इक्विपमेंट दिसंबर 2016 में खरीद रहा है। कितने में? 3.5 लाख रुपए में। तो दिसंबर में खरीद रहा है और जिस ईयर में खरीद रहा है उसी ईयर में पुट टू यूज है फॉर लेस देन 180 डेज, तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और वो कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट जिसकी वैल्यू 1,70,000 थी और वो 2 लाख रुपए में बेच रहा है। तो मैंने बताया था जितने रुपए में बेचेगा उतने रुपए माइनस हो जाएगा। मान लो वो सर्जिकल इक्विपमेंट जल के राख हो गया, इंश्योरेंस आपको 20 रुपए देता तो 20 रुपए माइनस होगा। इंश्योरेंस आपको 20 लाख देता तो 20 लाख माइनस होगा।
समझ में आ रहा है? तो जितना बेच के जो पैसा आएगा वही माइनस होगा। तो हमने भी यही किया, सॉल्यूशन दिखलाता हूं मैं। कोई बात नहीं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपको नजर आ रहा होगा, इनफैक्ट नजर नहीं आ रहा, 4,10,000। परचेजेस दिसंबर 2016 में किया, जिसपे हाफ रेट ऑफ डिप्रेशन मिलेगा 3.5 लाख, और सेल 2 लाख। तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना आ गया? 5,60,000। और ये पूछ रहा है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना होगा, तो आंसर में क्या लिखोगे? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 5,60,000। ये बी आंसर आ जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन ये है कि उसने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट खरीदा जो बाद में वो बिजनेस के लिए यूज कर ले रहा है, जिसका वो डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। अगर उसका डिडक्शन वो पहले से क्लेम कर चुका तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी नील हो गई। अब वो जो बिजनेस में वो एसेट लेके आ रहा है, तो नंबर ऑफ एसेट्स तो बढ़ेंगे लेकिन उसकी वैल्यू 0 लेंगे, तो इसका आंसर नील आएगा। अब 8th क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD? तो ये पहला ही है, ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और 9th है, मलिक एंड कंपनी एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग कर रहा है, उसने 5 लाख रुपए का उधार बेचा था, तो क्रेडिट सेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। तो 5 लाख रुपए पे कैश आया नहीं, लेकिन आपने उसके ऊपर इनकम टैक्स दे चुके हैं। अब ये 5 लाख रुपया बैड हो जाता है, आप उसे राइट ऑफ कर देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो उसका क्या डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 लाख मिलेगा। जितना राइट ऑफ करेंगे उतना ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। 10th, चलिए 10th देखते हैं। आंध्रा ट्रेडर्स पार्टनरशिप फर्म है और अपने कॉन्ट्रैक्टर को 80,000 रुपया देता है। 194C में टीडीएस कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? तो उसमें 194C कहता है, अगर सिंगल पेमेंट exceeds 30,000 and aggregate payment exceeds 75,000 till if the payment is made till 31st May, और आफ्टर 31st May यानी कि 1 जून 2016 से जो एग्रीगेट पेमेंट 75,000 को वो 1 लाख कर चुके हैं। अब ये 80,000 में डेट नहीं डाला उन्होंने, किस डेट को वो पेमेंट कर रहा है। तो अगर 31 मई या उससे पहले पेमेंट हुआ है तो ये टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी कि उसको टीडीएस काटना था लेकिन नहीं काटा, तो उसको 30% डिसअलाउंस होगा। तो 80,000 का 30% कितना होगा? 24,000। तो आंसर डी आ जाएगा। और लेकिन अगर 1 जून 2016 या उसके बाद पेमेंट किया है तो टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए था। जब टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए था तो आंसर क्या आना चाहिए था? नील, कोई डिसअलाउंस ही नहीं होगा। तो लेटेस्ट लॉ को अप्लाई करते हुए मुझे लगता है आंसर नील ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग हर एक वीडियोज में, और आपके साथ फिर अपलोड करते रहेंगे। आइए।